हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपकी एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी के लिए ऑल फॉर लव को लेकर के आए हैं, जो कि जॉन ड्राइडन का वर्क है और ये वर्क जॉन ड्राइडन का मास्टरपीस भी कहलाता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, ड्राइडन पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके मेंस के लिए उनको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एलटी ग्रेड की आपकी पूरी तैयारी पूरे सिलेबस की, और हमने अभी कल ही से टीजीटी का क्रैश कोर्स शुरू किया है, तो अगर उसमें भी आप इंटरेस्टेड है तब भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वीडियो को शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऑल फॉर लव, और दूसरा इसका सबटाइटल क्या है? द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, अ ट्रेजिडी। एक ट्रेजिडी है डेडिकेटेड टू द राइट ऑनरेबल टॉमस अर्ल ऑफ डैनबी। डैनबी के अर्ल जो कि टॉमस हैं उनको डेडिकेटेड है। इट इज़ रिटन, इसे लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा। इट इज़ कंपोज्ड इन 1677 एंड पब्लिश्ड इन 1678। दोनों ईयर आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इट इज़ रिटन, ये लिखा गया है इन इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स ब्लैंक वर्स। शेक्सपियर की ब्लैंक वर्स को इमिटेट करते हुए, उसको फॉलो करते हुए। नकल शब्द नहीं ठीक है, फॉलो ज़्यादा अच्छा है। ड्रामेटिक स्टाइल, ब्लैंक वर्स की ड्रामेटिक स्टाइल में लिखा गया है। इट फॉलोज, ये फॉलो करता है फॉर्म एंड थ्री यूनिटीज। बिल्कुल आपके कह दीजिए एपिक फॉर्म को भी फॉलो करता है और यूनिटीज को भी, ठीक है। ड्रामा, सॉरी एपिक नहीं, ड्रामा के। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लव, ये एक बेस्ड है, आधारित है किस पर? लव पर, प्यार पर। किसके? एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। एंटनी आपको ध्यान आएगा जूलियस सीजर जब आप ध्यान करेंगे, शेक्सपियर का वर्क है जो, ठीक है। तो ये अडॉप्टेड तो उसी से है, लेकिन जो चीज़ आपकी जूलियस सीजर में नहीं दिखाई है वो ड्राइडन ने लास्ट आवर्स ऑफ द लाइफ ऑफ बोथ एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, वो इन्होंने डिस्कस किया है इसमें, और बहुत शानदार ढंग से डिस्कस किया है। इन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, बिटवीन एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, हाँ ठीक है। ड्राइडन्स एम इज टू इंसर्ट द सीडो क्लासिकल थियोरी, और जो ड्राइडन का उद्देश्य है वो क्या है? इंसर्ट करना है इस ड्रामा में द सीडो क्लासिकल थियोरी को। सीडो मतलब इसे नकली होता है, फर्जी होता है, मतलब क्लासिकल का नाम हो, उसका फॉर्म भी हो, लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ें भी इंसर्ट कर दी जाए। द थीम ऑफ दिस प्ले इज नॉट सिंपली लव, सिर्फ लव ही इसकी थीम नहीं है, बट डेथ और डेथ फॉर लव। डेथ भी इसकी क्या है? एक थीम है, और डेथ फॉर लव ये भी। द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले कैन बी समड अप इन दीज टू लाइन्स। करें कि इन दो लाइनों को आप पढ़िए तो आप जो ये प्ले है इसकी थीम को समअप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, ऑल फॉर लव जो है इज अ हीरोइक ट्रेजिडी इन ब्लैंक वर्स। ये ब्लैंक वर्स में एक हीरोइक ट्रेजिडी है। दिस इज द प्ले, ये एक प्ले है विच ड्राइडन राइट्स, जिसे ड्राइडन लिखते हैं फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, नॉट टू प्लीज द क्वीन, रानी या राजा को खुश करने के लिए नहीं, ना तो पब्लिक को खुश करने के लिए, सिर्फ अपने लिए लिखते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए, ये कहिए। द सीन, वो सीन व्हेन जब क्लियोपैट्रा और ऑक्टेविया जो है मिलती है ना, इज रियली एक्सीलेंट, ज़बरदस्त है। द सीन इज इन विच ऑक्टेविया आस्क हर चिल्ड्रन टू गो एंड इम्प्रेस द फादर इज फुल ऑफ इमोशनल टचेस। और वो सीन जिसमें ऑक्टेविया अपने बच्चों से कहती है कि जाओ अपने पिता को गले लगा लो, यानी एंटोनियो को, तो वो भी इमोशनल टच से भरा हुआ है। द प्ले इज इन ब्यूटीफुल रोमांटिक पोइट्री, और ये जो प्ले है ना एक ब्यूटीफुल रोमांटिक पोइट्री में है, और उसी सेंस में ये वो खुद है। इन प्रोलॉग ऑफ ऑल फॉर लव के प्रोलॉग में ड्राइडन हैज़ मेड अ सटायरिकल अटैक ऑन द क्रिटिक्स ऑफ हिज टाइम। ड्राइडन ने सटायरिकल क्या किया है? अटैक किया है क्रिटिक्स ऑफ हिज टाइम, अपने समय के क्रिटिक्स पर। किसमें? इसके प्रोलॉग में, ऑल फॉर लव के प्रोलॉग में। द एपिलॉग हैज़ आर्टिस्टिकली फिनिशिंग टच, और जो एपिलॉग है ना वो क्या है? उसमें एक फिनिशिंग टच आपको देखने को मिलेगा, फुल ऑफ आर्टिस्टिक वैल्यू, ठीक है। यानी उस पूरी कलाकारी एपिलॉग में इन्होंने दिखाई है। ये दो शब्द देखिए, ध्यान रखिए। प्रोलॉग, जो कि किसी प्ले ड्रामा की शुरुआत में जो बात शुरू की जाती है फिर उसके बाद ड्रामा शुरू होता है, वो प्रोलॉग कहलाता है।
जब उसका अंत आ जाता है प्ले या ड्रामा का, तो जो फिर लास्ट में एक कंक्लूजन सा दिया जाएगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एपिलॉग कहेंगे। प्रो मतलब पहले, एपी देखिए पी से शुरू है ना, तो ये पहले हो जाएगा, और ये ई से शुरू है, ये एंड हो जाएगा लास्ट, ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हैं उसको। ड्राइडन मेक्स एंटनी इमोर्टल फॉर सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग। करें ड्राइडन ने एंटनी को इमोर्टल बना दिया है, कैसे, या फॉर सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस करने की वजह से ये कह सकते हैं। एवरीथिंग सब कुछ, हिज किंगडम भी, अपनी ग्लोरी भी, अपनी लाइफ भी, अपनी वाइफ भी, सब कुछ लुटा देता है एक तरह से, किस किस पर, क्लियोपेट्रा पर। ही सेक्रीफाइसेस ऑल एवरीथिंग, जो भी था सब कुछ उसने सेक्रीफाइस, बलिदान कर दिया था। दिस प्ले इज कंसिडर्ड द ड्रामेटिक मास्टर ऑफ जॉन ड्राइडन, और ये जो प्ले है ना, जॉन ड्राइडन का ड्रामेटिक मास्टर पीस माना जाता है, ध्यान रखिए। ये दो लाइन देखिए, एंड फेम टू लेट पोस्टेरिटी शेल टेल, ये कौन कहता है, एक कैरेक्टर है इसमें जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसमें एलटी ग्रेड में, बड़ा अच्छा, सिपेरियन ऐसे ही कुछ नाम है उसका। ये वो लाइन कहता है कि ये फेम टू लेट पोस्टेरिटी करेगा, बाद में आने वाली जो जनरेशन्स है ना, उनको ये फेम बताएगी, शेल टेल बताएगी, क्या बताएगी, किसकी फेम, एंटोनियो की फेम, लव की फेम, कि नो लवर्स लिव्ड सो ग्रेट, दुनिया में कोई भी प्यार करने वाले ऐसे नहीं जिए जैसे कि एंटोनियो और क्लियोपेट्रा जिए। डाइड सो वेल, और ना ही उतनी शानदार मौत मरे जैसा कि वो दोनों मरे, एक दूसरे की गोद में सर रख करके, मतलब वो एंटोनियो क्लियोपेट्रा की गोद में सर रखता है और उसी दौरान उसकी जान निकलती है, और क्लियोपेट्रा सांप को अपने आप को काटने नहीं देती है ताकि वो भी साथ में चली जाए। बड़ा ज़बरदस्त लाइन है ये कि एंड फेम टू लेट पोस्टेरिटी शेल टेल, बाद में आने वाली जनरेशन्स को, समाज को, सोसाइटी को, इन दोनों की जो प्यार की प्रसिद्धि है ये है ना, या इनके सेक्रीफाइस की जो प्रसिद्धि है, बताएगी, क्या बताएगी, कि नो लवर्स लिव्ड सो ग्रेट, कोई भी प्यार करने वाले इतनी महानता के साथ नहीं जिए, इतना शानदार जीवन नहीं जिए, एंड डाइड सो वेल, और ना ही इतनी शानदार मौत उन्हें मिली। चलिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देख लेते हैं। मार्क एंटनी द हीरो ऑफ द प्ले, ठीक है। वेंटिलियस कौन है, एंटोनियोस जनरल है, एंटोनियो को बहुत समझाता है ये कि तुम प्यार के चक्कर में पड़ करके कभी तुमने सोचा है कि तुमने क्या क्या लुटा दिया, तुम कभी रोमन जनरल हुआ करते थे जिससे लोग थर थर कांपते थे, लेकिन आज तुम एक लव सिक दिखाई देते हो, प्यार में बीमार दिखाई देते हो। डोलाबेला एंटोनियो सॉरी एंटोनीज फ्रेंड, एंटोनी का क्या कौन है, दोस्त है, जो आकर्षित होता है किसकी तरफ, क्लियोपेट्रा की तरफ। और बीच में एक सीन आता है जब एंटोनी क्लियोपेट्रा को छोड़ करके जाने लगता है, तो क्लियोपेट्रा जो है नाटक करती है कि वो इसको डोलाबेला को चाहने लगी है, तो उससे बड़ी जलन उठ जाती है उसके एंटोनी के अंदर। एलेक्सस कौन है, क्लियोपेट्राज यूनक है, यही बताता है कि कोई एक न्यूज़ देता है जिससे ये जो है क्लियोपेट्रा बड़ी दुखी हो जाती है। ये है सेरेपियन नाम है उसका, सिपेरियन शायद बोल दिया था, सेरेपियन है, जो वो दो लाइन अपन ने डिस्कस करी है ना, वो इसी ने बोली है। प्रीस्ट ऑफ आइसिस, ये प्रीस्ट है आइसिस का। माइरिस कौन है, ये भी प्रीस्ट है, ऑक्टेविया एंटोनी की वाइफ है और ऑक्टेवियस सीजर की बहन भी है। चार्मियन और आइरिस कौन है, ये क्लियोपेट्राज मेट्स हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर में, जिस पर हमारा मेन फोकस रहना है। जॉन ड्राइडन की हम बात कर रहे हैं और साथ में ऑल फॉर लव की बात कर रहे हैं, जिसका सबटाइटल क्या है, द वर्ल्ड वे लॉस्ट, 1678 में आया था वर्क ये। चलिए देखते हैं, व्हाई इज ड्राइडन कॉल्ड द लीडिंग ड्रामाटिस्ट ऑफ रेस्टोरेशन एज। देखिए रेस्टोरेशन, ड्राइडन से दो सवाल पूछे गए थे आपसे, है ना, ध्यान होगा, मैंने पिछले सेशन में भी बताई थी ये बात, और रेस्टोरेशन भी एक आंसर था, और शायद दोनों का आंसर रेस्टोरेशन पीरियड था। भी कौन सा राइटर ऑथर किस एज से रिलेटेड है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तो आंसर लिखने में भी काम आएगा और इस तरह के मल्टीपल चॉइस में तो काम आता ही है। उम्मीद नहीं थी किसी को कितने ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूछे गए, तो छोटी छोटी और गहरी से गहरी चीज़ अपने को जानना है। तो ड्राइडन को
रेस्टोरेशन पीरियड का लीडिंग ड्रामाटिस्ट क्यों कहा जाता है, डिस्कस करिए। चलिए डिस्कस करते हैं। ड्राइडन इज कॉल्ड द लीडिंग ड्रामाटिस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। ड्राइडन को रेस्टोरेशन पीरियड का सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट कहा जाता है, उनका लीडर कहा जाता है इन्हें। और ये जो रेस्टोरेशन एज है 1660 से 1700 तक थी, ठीक है। बिकॉज क्योंकि हिज वर्क्स, उनके जो वर्क है ना, रिफ्लेक्ट, वो दिखाते हैं टेस्ट, पसंद को, स्टाइल को, एंड स्पिरिट ऑफ इस टाइम, और अपने समय की स्पिरिट को, उसकी आत्मा को, अंतरात्मा, क्या चल रहा था उस टाइम, वो सब उनके समय में वो सब दिखाया रेस्टोरेशन पीरियड में। द एज इट सेल्फ इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन। इसीलिए इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि ही डोमिनेटेड इट एज अ पोएट, उन्होंने इसे एक पोएट के तौर पर डोमिनेट किया, सटायरिस्ट के तौर पर भी, एंड ड्रामाटिस्ट के तौर पर भी इसे डोमिनेट किया। और ही हिमसेल्फ कन्फेस्ड, वो खुद ये स्वीकार किए हैं कि माई चीफ एंडेवर्स, कि मेरा जो मुख्य प्रयास है ना, मेरी जो मेन कोशिश है वो क्या है, आर टू डिलाइट द एज, मैं उस एज को डिलाइट करूं, खुशी दूं, विच आई लिव, इन विच आई लिव, जहाँ में मेरा जन्म हुआ है, जिस एज में मैं रह रहा हूँ। आप इससे भी समझ सकते हैं कि उनका पूरा फोकस जो है अपनी एज पर ही था। अनलाइक शेक्सपियर की तरह नहीं, हु वॉज इंस्पायर्ड बाय पैशन, जो पैशन से इंस्पायर्ड थे। ड्राइडन अडाप्टेड हिज जीनियस टू द चेंजिंग फैशन ऑफ रेस्टोरेशन थिएटर। ड्राइडन ने अपने जीनियस को अडाप्ट किया, अनुकूल बनाया, ढाल लिया, टू द चेंजिंग फैशन के चेंज होने के साथ साथ, या बदलते हुए फैशन के साथ साथ, ऑफ रेस्टोरेशन थिएटर के। ही एक्सपेरिमेंटेड विथ ऑलमोस्ट एवरी ड्रामेटिक फॉर्म, और लगभग उन्होंने सभी ड्रामेटिक फॉर्म में हाथ भी आजमाया। जैसे कॉमेडीज ले लीजिए, ट्रेजी कॉमेडीज लिख लीजिए, हीरोइक प्लेज ले लीजिए, ओपराज भी इन्होंने लिखे, अडाप्टेशन ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन, इस पर भी काम किया इन्होंने। ये खुद कहते हैं कि मैं ट्रेजी कॉमेडी के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन क्योंकि अब लोगों को खुश भी रखना है तो इन्होंने कई सारी कॉमेडी लिखी है, लेकिन इन्हें कॉमेडी असल में कॉमेडी की इन्फीरियर मानते थे, रादर देन अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। हिज कॉमेडीज लाइक मैरिज एलामोड, ये मैरिज एलामोड जो इनका एक वर्क है या जो कॉमेडी है, शोड विट एंड रिपार्टी, वो उसमें विट आपको देखने को मिलेगी, रिपार्टी देखने को मिलेगी। रिपार्टी संबंधित है किससे, जॉन ड्राइडन से, ध्यान रखिएगा। ये कन्वर्सेशनल टेक्निक है जिसकी बात में हर बार बात करते हैं कि रिपार्टी आपको आनी चाहिए, आपके कन्वर्सेशन में होनी चाहिए। विच ही कॉल्ड, जिसे वो कहते हैं क्या, द सोल ऑफ कन्वर्सेशन, वार्तालाप की आत्मा, किसको, रिपार्टी। हिज ट्रेजी कॉमेडीज स्पेशली द स्पेनिश फिरियर, उनकी ट्रेजी कॉमेडीज की अगर बात करिए विशेष तौर से द स्पेनिश फिरियर, तो रिवील्ड हिज स्किल, उनकी दक्षता को रिवील करती है ये, इन मिक्सिंग ह्यूमर, जिसमें वो ह्यूमर को मिक्स करते हुए दिखते हैं, किसके साथ, सीरियस एक्शन के साथ में। ये भी एक क्वालिटी की बात है कि आप ह्यूमर को सीरियस एक्शन के साथ क्या करें, मिक्स कर दें, ब्लेंड कर दें। वाई शुड वी इमेजिन द सोल ऑफ मैन मोर हैवी देन इज सेंस, करेंगे, और ये कहते हैं कि हम क्यों जो है इमेजिन करें किसी इंसान की आत्मा को कि वो बड़ी हैवी है, बड़ा बोझ है उस पर, रादर देन इज सेंस, उसके सेंस की के बजाय या उसकी अपेक्षा। ये ट्रेजी कॉमेडीज के लिए असल में कहते थे कि भाई सिर्फ वो गंभीरता जरूरी थोड़े है कि थिएटर में बैठे हुए लोग जो है वो देख रहे हैं पूरी गंभीर मुद्रा में, कुछ रो भी रहे हैं, कुछ अफसोस कर रहे हैं, कि बीच बीच में एक चेंज ऑफ थॉट आना ज़रूरी है, मतलब बीच बीच में कोई एक कॉमिक रिलीफ इनको मिलना ज़रूरी है, ये कहते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो क्या है, ड्राइडन से हीरोइक ड्रामाज सच एज द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा एंड औरंगज़ेब इम्बॉडीड द आइडियल्स ऑफ लव। करें कि ये जो हीरोइक ड्रामा है ना इनके, कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा और औरंगज़ेब पढ़ेंगे इसको, इम्बॉडीड द आइडियल्स ऑफ लव, ये इम्बॉडी दिखाते हैं आइडियल्स ऑफ लव, प्यार के आदर्श को, ऑनर के आदर्श को, सम्मान को, ग्लोरी को, वैभव को सॉरी, दो समटाइम्स मॉक्ड फॉर बम्बास्ट, कभी कभी इन
हीरोइक ड्रामास को बहुत ज़्यादा बॉम्बास्ट होने के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया, या इनका उपहास उड़ाया गया। फाइनली अंततः इन ऑल फॉर लव में हिज अडाप्टेशन ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, उनका एंटनी और क्लियोपेट्रा का जो अडाप्टेशन था ना, ही अबंडेंड राइम फॉर ब्लैंक वर्स, और वो ऐसा था अडाप्टेशन कि उन्होंने राइम को छोड़ दिया था। किस लिए? क्योंकि वो इसे किस में लिखना चाहते थे? ब्लैंक वर्स में लिखना चाहते थे। और इन्होंने क्या किया? गिविंग इंग्लिश थिएटर वन ऑफ इट्स फाइनेस्ट ट्रेजेडीज, और राइम को त्याग करके ब्लैंक वर्स का यूज करके इन्होंने इंग्लिश थिएटर को, इंग्लिश लिटरेचर को अपनी सबसे अच्छी ट्रेजेडीज में से एक प्रदान की। एंटनी फाइनेस्ट, देखिए लिखा हुआ है हेयर, एंटनी इज पोर्ट्रेड, इस प्ले में एंटनी को पोर्ट्रे किया गया है कैसे? अ डॉटिंग लवर, एक डॉटिंग लवर के रूप में, एक प्यार का मारा है बेचारा, जबकि उसका जो ओहदा है वो क्या है? रोमन जनरल है, कि जिससे उस समय के देश जो है कांपते थे नाम से जिसके। अब वो जो है एक महिला के लिए, औरत के लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद की है, सब कुछ त्यागे हुए है, बच्चों को, बीवी को, अपने साम्राज्य को, रोम को स्पेशली। और डोटिंग लवर इनको दिखाया है टॉर्न बिटवीन क्लियोपेट्रा एंड रोम, जो कि क्लियोपेट्रा और रोम के बीच में बेचारा फंसा पड़ा है। करे तो क्या करे, ड्यूटी भी नहीं जा पा रहा है, क्लियोपेट्रा को छोड़ भी नहीं पा रहा है। थस इस प्रकार से ड्राइडन बिकेम द सेंट्रल फिगर ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा। इस प्रकार से जो ड्राइडन है वो रेस्टोरेशन ड्रामा के कौन बन जाते हैं? सेंट्रल फिगर बन जाते हैं। नॉट एज ग्रेट एज शेक्सपियर, शेक्सपियर की तरह महान नहीं, लेकिन द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज, अपनी एज के सबसे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं वो। बैलेंसिंग विट, बैलेंस करते हुए विट को, ऑर्डर को, एंड रिटोरिकल ब्रिलियंस, और अपनी रिटोरिकल ब्रिलियंस को भी बैलेंस करते हुए वो रेस्टोरेशन पीरियड के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। कौन? जॉन ड्राइडन। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ड्राइडन्स कॉमेडीज? ड्राइडन की कॉमेडीज की विशेषताएं बता दीजिए। चलिए बताते हैं। ड्राइडन्स कॉमेडीज, जो ड्राइडन की कॉमेडीज है ना, रिफ्लेक्ट बोथ हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उनकी ताकत को और कमजोरी दोनों को बताती हैं एज ए ड्रामाटिस्ट के रूप में। ही एडमिटेड, वो स्वीकार करते हैं कि ही वॉज नॉट सो फिटेड बाय नेचर, वो नेचुरली जो है फिट नहीं है टू राइट कॉमेडी, कॉमेडी लिखने के लिए। एंड इवन रिगार्डेड कॉमेडी, और वो कॉमेडी को रिगार्ड मानते थे इन्फीरियर टू ऑल सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग। अगर दूसरे प्रकार के फॉर्म की बात करें ड्रामेटिक राइटिंग की, तो उन्हें कॉमेडी बिल्कुल कतई पसंद नहीं थी। यet फिर भी टू प्लीज द ऑडियंस, ऑडियंस को खुश करने के लिए ही प्रोड्यूस्ड मेनी प्लेज इन प्रोज एंड वर्स, उन्होंने प्रोज में भी वर्स में भी बहुत सारी कॉमेडीज या प्लेज, कॉमिक प्लेज लिखे। की फीचर्स ऑफ इस कॉमेडीज इंक्लूड, क्या क्या है देख लेते हैं। रिपार्टी एंड कन्वर्सेशन, पहला पॉइंट है आपका। ही वैल्यूड लिवली टॉक, वो एक लिवली टॉक, बातचीत को जो है पसंद करते थे जिसमें विचारों का आदान प्रदान हो। एंड शार्प विट, और एक तेज विट को भी पसंद करते थे, और पुकारते थे रिपार्टी को। क्या? ये देखिए वही है शार्प विट मतलब रिपार्टी। द सोल ऑफ कन्वर्सेशन बुलाते थे, अपन बात किए हैं अभी। द ग्रेटेस्ट ग्रेस ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी का ग्रेटेस्ट ग्रेस कहते थे। हिज मैरिज एलामोड यूज्ड बोथ प्रोज एंड ब्लैंक वर्स टू हाईलाइट विटी एक्सचेंजेस, करें कि इसमें मैरिज एला मोड में ड्राइडन ने दोनों का इस्तेमाल किया, प्रोज का भी और ब्लैंक वर्स का भी, टू हाईलाइट विटी एक्सचेंजेज, अपने विटी एक्सचेंजेस को क्या करने के लिए? हाईलाइट करने के लिए। अगला पॉइंट देखिए, मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर भाई? मिक्सचर ऑफ विट एंड ह्यूमर, ह्यूमर और विट का, बुद्धिमानी का मिक्सचर कैसे? देखिए, ड्राइडन अप्रूव्ड ऑफ अ बैलेंस्ड स्टाइल, बैलेंस स्टाइल को अप्रूव करते हैं कौन? ड्राइडन। दैट विच इज नीदर ऑल विट नॉर ऑल ह्यूमर, जो कि क्या है? ना तो वो पूरी तरह से विट ही है और ना ही पूरी तरह से ह्यूमर है, दोनों का मिक्सअप, बैलेंसिंग। बट द रिजल्ट ऑफ बोथ, बल्कि दोनों का परिणाम है। प्लेज जैसे कि सर मार्टिन मैरल एंड द एसिग्नेशन फॉलोड दिस पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कौन कौन? सर मार्टिन मैरल और द एसिग्नेशन। ठीक है,
आगे देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेम्परेरी मैनर्स, इनकी जो प्लेज है उनमें रिफ्लेक्शन मिलता है कंटेम्परेरी मैनर्स का। ही प्रेज्ड हिज एज, वो अपनी एज की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि अवर लेडीज एंड अवर मैन, हमारी जो लेडी है ना और जो मेन हैं, नाउ स्पीक मोर विट इन कन्वर्सेशन, अब वो कहीं ज़्यादा अपनी बातचीत में विट का यूज़ करने लगे हैं देन दोज पोएट्स रिट, जितना कि कवि लिख भी नहीं पा रहे हैं। अच्छी बात है। एपिलॉग टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, सेकेंड करें कि ये एपिलॉग में लिखा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा के। चलिए आगे देखिए, पॉलिटिकल एंड सटायरिकल टचेस, पॉलिटिकल सटायर टच भी आपको देखने को मिलेंगे। सम कॉमेडीज, कुछ कॉमेडी जैसे कि एम्बोयना है 1673 में आई, कंटेन पेट्रियोटिक एलिमेंट, इसमें देशभक्ति के एलिमेंट मिलेंगे। वाइल लिम्बर हैम जो कि 1678 में आया, वाज बैंड फॉर बीइंग टू, उसे बैन कर दिया गया बीइंग टू इंडिसेंट, कुछ ज़्यादा ही इंडिसेंट था वो इसलिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिम्बर हैम को बैन किया गया था उसके इंडिसेंट की वजह से, डिसेंट ना होने की वजह से। पांचवा पॉइंट, लैंग्वेज ओवर स्टेज एक्शन। ड्राइडन केयर्ड मोर फॉर द प्योरिटी ऑफ फ्रेजेस, जो ड्राइडन थे ना वो प्योरिटी ऑफ फ्रेजेस पर यानी भाषा पर ज़्यादा ध्यान देते थे। द क्लीननेस ऑफ कॉन्सेप्शन, अपने कॉन्सेप्शन की क्लीननेस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, साफ सुथरे कॉन्सेप्ट देने पर ध्यान देते थे। एंड द सिग्निफिकेंसी ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के महत्व को ध्यान देते थे देन फॉर स्टेज क्राफ्ट की अपेक्षा। ठीक है, ये 5 पॉइंट थे, फिर से देख लीजिए। रिपार्टी एंड कन्वर्सेशन नंबर 1, नंबर 2 मिक्सचर ऑफ विट एंड ह्यूमर, नंबर 3 रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेम्परेरी मैनर्स, और नंबर 4 पॉलिटिकल एंड सटायरिकल टचेस, और 5वां नंबर है लैंग्वेज ओवर स्टेज एक्शन। ठीक है, चलिए इतना देख लेते हैं। ऑल दो, यद्यपि राइटर जैसे कॉन्ग्रीव एंड विशरले वर मोर सक्सेसफुल, वो कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल थे इन प्योर कॉमेडी में, लेकिन ड्राइडन की जो प्ले है ना रिमेन इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस रखते हैं, महत्वपूर्ण हैं फॉर दियर विट, अपनी विट के लिए, सटायर के लिए, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी, और रेस्टोरेशन सोसाइटी के रिफ्लेक्शन के लिए, उसके दर्पण के लिए, उसकी सच्चाई को दिखाने के लिए क्या था क्या नहीं था। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए और साथ में इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा हो गया किसका, ऑल फॉर लव का। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF इसकी आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं और उनमें मौजूद टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी LT ग्रेड की तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।